नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात धान और धान के प्रोत्साहन राशि की चौथी किश्त पर मचे सियासी घमासान की। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार आरबीआई से 1000 करोड़ के लोन के जरिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त देने जा रही है। इस लोन से ही सरकार गोधन योजना के हितग्राहियों का भी भुगतान करेगी। एक तरफ जहां सरकार अपने वादे पूरे करने का दंभ भर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार अब कर्ज के सहारे ही चल रही है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर धान और धान के बोनस पर गर्मा गई है। पिछली बार की धान खरीदी पर प्रोत्साहन राशि की चौथी किश्त अभी तक किसानों के खाते में नहीं आई। सरकार का कहना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त और गोधन योजना की खरीदी का भुगतान इसी महीने कर दिया जाएगा। मगर खास बात यह है कि चौथी किश्त और गोधन के भुगतान के लिए बघेल सरकार आरबीआई के जरिए 1000 करोड़ रुपए का लोन ले रही है और इसी कर्ज की मदद से सरकार किसानों को भुगतान करेगी। सरकार का कहना है कि वो किसानों से किया अपना वादा पूरा कर रही है, तो साथ ही सरकार ने विपक्ष पर केंद्र को भड़काने और केंद्र से आने वाली राशि में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है। 4 किस्तों में देने का निर्णय हुआ और पहला किस्त 21 मई को, दूसरा किस्त 20 अगस्त को, तीसरा किस्त 1 नवंबर को और चौथा किस्त मार्च महीने में हम तो देने जा रहे हैं। भाजपा क्या आरोप लगाती है, क्या आरोप नहीं? उन्होंने जो स्वयं वादे किए थे तो किसानों को आज तक नहीं दिए, और खुद नहीं दिए तो नहीं दिए, जो दे रही है उसको केंद्र सरकार के माध्यम से अड़ंगा क्यों डलवा रही है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। एक तरफ जहां सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी का आरोप है कि बघेल सरकार कंफ्यूज है और किसान परेशान है। कांग्रेस पार्टी ने स्वयं अपने घोषणा पत्र से लेकर सब चीजों में स्पष्ट कहा है कि हम ये देंगे। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है उनसे कि 2 साल का बोनस और 1 इस साल की किस्त और 4 जो अभी किस्त बाकी है हमारी, जो इस साल हमने धान बेचा है उसका 2500 रुपये हमें दे। ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है किसानों के हित में। अब सवाल यह है कि सरकार पिछली बार के धान पर प्रोत्साहन राशि दे तो रही है, मगर क्या लोन लेकर ही मैनिफेस्टो के वादे पूरे किए जाएंगे? सवाल यह है, क्या केंद्र से आने वाले पैसों की कमी की वजह से ही सरकार को बार बार लोन लेना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये, अगर केंद्र से पैसे आने में देरी होती है तो क्या ऐसे ही कर्ज लेकर काम चलाया जाएगा? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ खादी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजेंद्र जी, रामावतार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से भी हमें पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे। राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे। सर, ये चौथी किश्त पहली सबसे पहले 21 मई, फिर 20 नवंबर और उसके बाद 1 नवंबर, 20 अगस्त, फिर 1 नवंबर, चौथी किश्त अब आने वाली है अगले 14 दिन के अंदर अंदर। सर, ये तो पिछले बार की धान की खरीदी का अंतर की राशि है, प्रोत्साहन राशि और एमएसपी पर। बोनस आप उसे नहीं कहते हैं तो मैं भी उसे बोनस नहीं कहूंगा। किसानों को तो चिंता यह भी सताने लगी कि जो धान इस बार बेचा है इसका पैसा कब तक आएगा? सर, इसका पैसा भी देंगे हम लोग। अभी तो हम क्या हुआ कि असामान्य परिस्थिति थी आसिफ जी, अगर कोविड काल नहीं होता, और बहुत लंबा बोलना पड़ेगा मगर मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार कुछ मुद्दों को लेकर के बेहद संवेदनशील है, जिसमें चाहे आदिवासियों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे बहन और बेटियों का मामला हो, चाहे रोजगार से जुड़ा हुआ मामला हो। इन मामलों को लेकर के उनकी संवेदनशीलता बिल्कुल दिखाई देती है। किसानों के मामले में यह था कि हम लोगों ने यह संकल्प लिया था कि हम 2500 रुपए येन केन प्रकारेण। आपने बड़ी अच्छी बात कही, आप अच्छे एंकर हैं, इसलिए आपने शब्दों का चयन इस प्रकार का किया कि मैं उसको बोनस नहीं कहूंगा। जी हाँ साहब, वो बोनस है भी नहीं। हम 1868 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं।
और बाकी का पैसा हम राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे 6,000 रुपए देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दोहरा चरित्र, दोहरा आचरण और किस तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति उनकी दुर्भावना है, वो इस पूरे एपिसोड में निकल करके सामने आती है। अभी राजेश मूणत जी बोल रहे थे कि 2,500 रुपए इनको देना चाहिए। 1868 रुपए के बाद में धान का समर्थन मूल्य देने के बाद में हम अतिरिक्त राशि अपनी जेब से दे रहे हैं, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, बोनस नहीं है। उसको लेकर के तो इन लोगों ने जाकर के केंद्रीय सरकार से शिकायत की, पीयूष गोयल जी से कहा कि ये तो बोनस दे रहे हैं। और हमारा वो जो इनका वायदा था केंद्र सरकार का कि 60 लाख टन चावल खरीदेंगे, ये केवल 24 लाख टन चावल इन्होंने खरीदा और बाकी तमाम जो धान अभी हमारे यहां पड़ा हुआ है, मजबूरी में हमको उसको बेचना पड़ रहा है और 1,400 रुपए अधिकतम कीमत रखी गई, उससे ज्यादा की कीमत नहीं मिल पा रही है। तो 2 से 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान राज्य सरकार को इस बात पर होने वाला है कि केंद्र सरकार ने अपने वायदों को नहीं निभाया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब वो शीर्ष में थे और सत्ता के शिखर पर थे और जाने वाले थे, उस समय केवल 15,77,000 किसानों का पंजीयन हुआ था। इस बार भूपेश बघेल जी की व्यक्तिगत दिलचस्पी और इस सरकार की किसानों के प्रति आसक्ति का यह परिणाम हुआ कि 20,53,000 किसानों ने पंजीयन कराया। इनके समय में 76% किसान धान बेचने का काम करते थे। इस बार किसानों ने 95.32% किसानों ने अपना धान बेचने का काम किया। धान का रकबा बढ़ा क्योंकि लोगों के मन में यह लगता था कि भूपेश बघेल जी किसानों के प्रति संवेदनशील हैं, हमारा धान निश्चित रूप से खरीदेंगे, हमको वायदा किया है कि 10,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे, उसको देने का भी काम पिछले साल भी किया है, इस साल भी कर रहे हैं। मगर ये दुराग्रही लोग, इन्होंने जाकर के केंद्र की सरकार को यह बताने का प्रयास किया कि साहब ये तो बोनस दे रहे हैं, और इतनी रुकावट आई जिसका मैं वर्णन करूंगा तो आपका समय बहुत छोटा पड़ेगा। मगर इसके साथ भी हम इस बात के लिए संकल्पित थे कि हम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देंगे। ठीक, राजेंद्र जी मैं इस पर आता हूं आपके पास। काम तो भारत सरकार के निर्देश पर। राजेंद्र जी मैं इस पर एक सवाल जरूर पूछूंगा आपसे और मैं आता हूं आपके पास। कृष्णमूर्ति बांदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के विधायक हैं और हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। अभी मैं रामावतार सर उसके बाद आपके पास आता हूं। कृष्णमूर्ति बांदी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल यही है सर, 300 रुपए का बोनस, 2100 प्रति क्विंटल की खरीदी, बहुत वक्त तो गुजरा नहीं है, अभी 2.5 साल पहले ही सरकार बनी है सर, तो वो आखिरी बार के 2 बोनस वो किसान आज तक उसका इंतजार करता रहा, तो उस इंतजार का कुछ हो पाएगा? पहली बात। और दूसरी बात ये कि सर केंद्र से अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर राज्य सरकार लोन नहीं लेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? कोई उपाय है आपके पास? देखिए, एक सरकार जिस तरीके से कर्जा लेकर के मनोवृत्ति बनाई है वो बहुत ही छत्तीसगढ़ के हितों में बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में होगा। अभी छत्तीसगढ़ में ये बोनस की बातचीत जो कर रहे हैं और इनके राजस्व आय बहुत ही कम है, और राजस्व आय इस तरीके से कम है, यदि अगर ये दारू को जो बंद करने का फैसला लेते हैं और यदि दारू को चालू रखते हैं तभी ये लोगों को वेतन भत्ते दे सकेंगे। अभी किसानों को कर्ज के अलावा और दूसरा कोई संसाधन दिख नहीं रहा। ये निश्चित तौर पर कर्ज लेकर ही किसानों को देंगे और छत्तीसगढ़ के जनता पर ये भार बढ़ेगा इसका। नहीं तो अगर किसानों को नहीं देंगे तो भी आप आपत्ति करेंगे, कर्ज लेकर दे रहे हैं तो उसमें भी आपत्ति है क्या, या कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है? बांदी जी, सरकार इस तरीके से चल रहा है, ये अपने अहंकार पर चल रहा है, अपने सोच पर चल रहा है। विधानसभा के अंदर कुछ दूसरी बात करते हैं और विधानसभा से बाहर ये दूसरी बात करते हैं, और इसलिए ये रास्ता निकालने में सरकार जो है समर्थ नहीं है। और इनकी जो योजनाएं हैं, भावनात्मक योजनाएं हैं,
भावनात्मक योजनाएं हैं और न सिद्धांत है, केवल भावना के आधार पर चलने वाली इनकी योजनाएं, इसलिए इनकी सभी योजनाएं फेल हो रही हैं। ठीक, मैं बांदी जी आपके पास आ रहा हूं, रामावतार सर आपके पास आ रहा हूं। और रामावतार सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए कांग्रेस ने, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसमें जितने बड़े मुख्य बिंदु हैं वो सीधा सीधा एक बड़े बजट से संबंधित हैं। वो शराबबंदी का मामला हो तो आपको राजस्व की बहुत बड़ा नुकसान होगा, जाहिर बात है। आप बेरोजगारों को भत्ता देने जाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए। और उसके बाद आ गया फिर कोविड काल, रही सही कसर कोविड काल ने पूरी कर दी। आय उतनी हो नहीं रही है जितना खर्च मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने में हो रहा है। देखिए आसिफ जी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जितनी भी सरकारें हैं इस समय सभी सरकारों की कर्ज जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्व संग्रहण जो है वो कम है कोरोना काल में। अब दूसरी बात कि देखिए राजनीति किस तरह जा रही है और कैसे हो रही है। सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने, जनता का वोट के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्री में देने या सस्ते में देने या लुभावने वादे करने में जिस तरह से होड़ मची है, ये कहीं रुक नहीं रही है। इसलिए कर्जा राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का, दोनों का कर्जा बढ़ रहा है और मुफ्त की प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं या अधिक राशि देने के लिए, जैसा किसानों को देने की बात। कई ऐसी चीजें हो रही है जिसके कारण राज्य सरकारों के सामने वित्तीय संकट है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे ऐसे वादे कर दिए हैं, उन वादों को इन विपरीत परिस्थितियों में पूरा करने के लिए इस तरह का लोन लेना उनके सामने एक ही विकल्प है, वो विकल्प कर्ज ले और कर्ज लेते जा रहे हैं। इस बार का जो कर्ज है वो जीएसटी, केंद्र सरकार ने कहा है कि हमको जो जीएसटी का पैसा है बड़ी संख्या में है, वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कर्ज ले सकते हैं, आपको ब्याज कम पड़ेगा, तो इसलिए कर्ज लिए। तो कर्ज की प्रवृत्ति बढ़ रही है, राज्य की बढ़ रही है, केंद्र की बढ़ रही है और इसका भार सीधे तौर पर महंगाई पर पड़ता है और प्रति व्यक्तियों पर पड़ रहा है और टैक्स दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि टैक्स किस तरह से, जैसा पेट्रोल और डीजल जो है वो प्रति लीटर 30 से 40 रुपया हम दे रहे हैं, तो ऐसी हर चीजों के टैक्स होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और कर्ज जो है कि किस तरह से सरकार लेते जा रहे हैं अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने वादे पूरा करने के लिए। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो लगभग दक्षिण में तो और ज्यादा दिखता है, तो राज्यों को इसके लिए कहीं न कहीं अंकुश, सब्सिडी और अधिक बोनस, ये प्रवृत्ति से हटकर आत्मनिर्भरता की ओर, अपने खुद के संसाधन से विकास की तरफ विकास कर पाए, अपने संसाधन से अपने किस तरह से और आय प्राप्त की जाए, वो दिशा में अगर सरकारें काम करें तो ये चीजें जो कम हो रही है वो और बढ़ेगी। और दूसरी बात, इस सरकार ने जो है किसानों को फोकस किया है, गांव को फोकस किया है, इसलिए निर्माण के काम, अधोसंरचना के काम वो एक तरह से रुकावट की तरफ दिख रहा है, जैसे पिछले सरकारों ने किया जिस तेजी से। और पिछली सरकार यही आरोप लगा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठप पड़ा है, किसानों का ठीक है आप विकास कर रहे हैं लेकिन अधोसंरचना ठप पड़ा हुआ है। मैं रामावतार सर लौट रहा हूं आपके पास, राजेंद्र जी आपके पास आता हूं। राजेंद्र जी, आपने पहले सवाल के जवाब में कुछ बातें रखी। आपने कहा कि सरकार की खासियत यह है कि हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे फोकस पॉइंट है जिन पर हम फोकस कर रहे हैं। महिलाओं बेटियों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, किसानों का मामला हो, आपने 3 वर्गों का जिक्र किया। अब सर सवाल उसमें सीधा सीधा ये उठता है कि बहन बेटियों ने आपको इसीलिए वोट दिया क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा चुनावी वादा किया था और वो था शराबबंदी का, जो आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद अभी तक हुआ नहीं है। आगे आप कैसे करेंगे, करने वाले, और क्या आप उसमें अभी फिलहाल उसके लिए सक्षम हैं आर्थिक तौर पर, उस पर भी सवाल है। दूसरा ये आपने कहा कि बेरोजगार, सर बेरोजगारी भत्ता देने का 2500 रुपए का आपने वादा किया था, अभी भी पहली किस्त के इंतजार में बेरोजगार हैं। तीसरा आपने कहा सर किसान, तो किसान तब जबकि ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने 92 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी की। ये भी उपलब्धि है कि 95% पंजीकृत किसानों ने आपके यहां धान बेचा। ये भी उपलब्धि है कि 2500 रुपए किसानों की जेब में पहुंच रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये भी है कि फिर 90,000 से ज्यादा ऐसे किसान ऐसे क्यों छूट गए जो पंजीकृत भी थे, जो धान बेचने को तैयार भी थे, लेकिन आपने उनसे धान नहीं खरीदा?
देखिए आसिफ जी, बहुत सिलसिलेवार क्रमशः आपने बहुत सारे सवाल पूछे। मैं एक दो बात, शराबबंदी हो चाहे बेरोजगारी का मामला हो जो आपने उठाया है, इस मामले में बहुत नम्रता से कहना चाहूंगा कि घोषणा पत्र 5 साल का होता है। 5 दिन का नहीं होता, 50 दिन का नहीं होता। हम 5 साल के भीतर अपने घोषणा पत्र को लागू करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। शराबबंदी के मामले में क्या किया वो एक दिन रखवाइएगा डिबेट में, विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से सरकार ने क्रमशः कदम बढ़ाना उस दिशा में प्रारंभ किया है। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, अभी गांधी जी को भी मैं सुन रहा था, सिलसिलेवार जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है उस पर भी आ जाना चाहूंगा कि केवल छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर्ज नहीं लिया, 14 राज्य सरकारों ने कर्ज लिया है। बाकी सरकार ने किस बात के लिए कर्ज लिया है मैं नहीं जानता। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो कर्ज लिया है 1000 करोड़ रुपए इस बार वो किसानों को देने के लिए कर्ज लिया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी गांधी जी बोल रहे थे कर्ज लिया है। अरे भैया, विरासत में हमको 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज तो आप छोड़ करके गए हुए हैं, और हमको कर्ज लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। अगर हमको 18,000 करोड़ रुपए जो हमारे हिस्से का पैसा है, हमारे हक का पैसा है, वो केंद्र की सरकार दे दी होती तो हमको कर्ज लेने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। साथ में हम ये जिन वायदों की आप बात कर रहे हैं उन वायदों को भी हम पूरा करने की दिशा में बड़ी तेजी से कदम बढ़ा दिए होते। मगर जिस तरह का रवैया, अगर मैं केंद्र, एक दिन आप आसिफ जी, आप बड़े अच्छे एंकर हैं, एक दिन इस बात को लेकर के सब्जेक्ट रखिएगा कि भारत सरकार ने 70 साल में जितना कर्ज लिया था, आपको फिगर बताऊं मैं, उतना 6.5 साल में अकेले मोदी जी ले चुके हैं। जितना 70 साल में कर्ज हुआ था उसका दुगना कर्ज आज भारत सरकार के ऊपर है, विदेशी कर्ज। और हालत यह है कि बाप दादाओं तो पहले से ही राजीव जी जो कर्जदार हैं आप उनसे और पैसे मांग रहे हैं सर, मुमकिन है क्या? इसलिए कर्ज लेने की बात ये लोग ना करें कम से कम। जी मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। कृष्णमूर्ति बांदी साहब, आपके पास आ रहा हूं। कृष्णमूर्ति बांदी साहब, राज्य सरकारें कर्ज ले रही हैं और भी सरकारें कर्ज ले रही हैं। फर्क इतना है कि जो कांग्रेस शासित या कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं वो खुले तौर पर जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि हक से मांग रही हैं, और जो बीजेपी सरकारें हैं वो जाकर या तो केंद्रीय मंत्रियों से जाकर दिल्ली में मिल लेती हैं या फिर अपनी बात रख लेती हैं। अब पैसा मिले ना मिले एक अलग बात है। कर्ज की सीमा बढ़ाते रहना, क्या ये एक स्थायी समाधान आपको नजर आता है क्या? बांदी साहब, आप हमारे साथ हैं क्या? कृष्णमूर्ति जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आज थोड़ा सा नेटवर्क का बेड़ा का, मैं गांव में हूँ, थोड़ी तकलीफ है, थोड़ी तकलीफ हुई है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया आप जवाब दे दीजिए। हाँ नहीं सर, प्लीज थोड़ा सा एक बार और मुझे थोड़ा सा सवाल सीधा यही है सर कि केंद्र की तरफ से कर्ज लेने की अनुमति दे देना राज्यों को, यही फिलहाल स्थायी समाधान है क्या? सरकार जो है इनके 2-2.5 साल हो गए हैं, और इस 2.5 साल में इन्होंने जो कर्ज लिया है छत्तीसगढ़ में करीब उनके बहुत सारे 45,000 करोड़ का कर्जा आ रहा है। और हमने जब 3 साल में जो कर्ज लिए थे करीब हमारा जो 35,000 करोड़ हमने 15 साल में कर्ज लिया है। और विरासत के रूप में हम जब 2003 में जब शासन में आए हैं तो उस समय बजट 9,000 करोड़ का था, और कर्जा जो हमारे ऊपर था वो 8,000 करोड़ का था। और बजट हमने छत्तीसगढ़ का बजट की शुरुआत हमने 9,000 करोड़ से किया, और धीरे धीरे हमारी बजट बढ़ती गई, बजट का मैनेजमेंट अच्छा रहा है, और हमने 15 साल में 35,000 करोड़ हमने कर्ज लिया। लेकिन इस कर्ज में हमने स्कूल बनाए, भवन बनाए, रोड बनाया, एलिकट बनाया, एलिकटों पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कैपिटल खर्च बहुत किए। परिणाम यह है कि हमने पूरे छत्तीसगढ़ में एलिकट का निर्माण हुआ, यूनिवर्सिटी खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, हमने ये खोला। लेकिन सरकार इस 2 साल के अंदर, 2 साल में सरकार ने जिस तरीके से कर्जा लिया है, इस कर्जे को तो आज हम इसको कह नहीं सकते कितना 2 साल में 36,000 करोड़ का कर्जा हो गया इनके ऊपर। और जो अनुमान है आने वाले समय में लगभग 2 साल 2022 तक के ये 18,000 करोड़ का और भी है।
जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति पर 36,000 करोड़ का कर्जा आएगा, फिर ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा रामावतार सर। रामावतार सर, विकास के मॉडल की बहस है सारी। बीजेपी कह रही है हमने कर्जा लिया और हमने कर्जा लिया इसलिए कि अधोसंरचना का विकास हो, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कांग्रेस कहती है कि सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़ा करने से कुछ नहीं होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान को मजबूत करना पड़ेगा। दोनों सरकारों के अलग अलग मॉडल हैं। जनता वक्त वक्त पर तय करती रही है कि किसका मॉडल बेहतर है। रामावतार सर, आपसे सवाल है। देखिए, विकास के लिए अपने अपने नजरिए, विकास के लिए जो नजरिया है हर प्रति व्यक्ति का होता है और गरीब व्यक्ति का होता है, और सरकार की जो जिम्मेदारी है वो एक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में होनी चाहिए। इस तरह से कर्ज लेकर बहुत ज्यादा दिनों तक अब किसी को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। उसके लिए अन्य संसाधन, अन्य दिशा में भी सोचा जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। आखिरकार अगर कोई भी सरकार ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेती हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हैं, तो उनके सामने आगे जाके वेतन का, अधोसंरचना पर, नए लोगों को काम करने पर उसके सामने दिक्कतें आएंगी। इस तरह से वादे करने के पहले सरकारों को इस दिशा में कैसे फंड की बिल्कुल सही बात है सर। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारें लॉन्ग टर्म यानी दूरगामी परिणाम नहीं सोचती हैं क्या? ये हालिया चुनाव के नतीजों के लिए ज्यादातर बजट का खर्च राजस्व व्यय होता है, ना कि पूंजीगत व्यय। और हम सब जानते हैं कि जब सरकार राजस्व व्यय ज्यादा करती है तो व्यक्ति या जनता निर्भर होती है, और जब पूंजीगत व्यय ज्यादा होता है तो फिर व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। वैसे अगर आप जनता से पूछें कि आपको मुफ्त में सामान दे तो बेहतर है, या सरकार आपको सब्सिडी में और आपको इतना पैसा दे या आपको नौकरी दे कि आप खुद के पैसे से खरीदें, तो हो सकता है कि लोग अलग अलग रिएक्ट करें। मुझे लगता है कि बहुमत इसी बात पर होगा कि हम अपने पैसे से कोई सामान खरीदें तो ज्यादा बेहतर है। सरकार दूरगामी तौर पर कब इस पर दिशा में सोचेंगी वो जरा देखना पड़ेगा, ये किसी भी सरकार के लिए बात हो। बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी, कृष्णमूर्ति बांदी जी, रामावतार सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।